नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और वीडियो, और ये वीडियो आज इस समय पर लेके आ रहा हूं जब आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की परीक्षा तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। जी हां, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त, 31 अगस्त को आपका जो यूपीपी है, यूपीपी री एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम है, उस परीक्षा की तिथि बताई गई है और इसके लिए आप लोग लग भी गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो कुंभकर्ण वाली नींद से जग जाइए। प्रैक्टिस सेट 22 में लेके आज आ चुका हूं। आप लोग जो है जा करके YouTube चैनल एग्जामनाथ पे विजिट करिए। वर्दी सीरीज दोबारा के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके आया हूं। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। आपसे प्रश्न किया गया है, जो मार्तंड है, अर्क है और अंशुमाली शब्द है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी के हैं, चंद्र के, सूर्य के या रेखा के? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सूर्य। बिल्कुल, मार्तंड, अर्क और अंशुमाली जो हैं ये किसके हैं? तो भैया ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और पर्यायवाचियों की बात करें अगर हम सूर्य की, तो भैया आपका दिनकर हो सकता है। क्या हो सकता है? दिनकर हो सकता है। इसके अलावा दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्कर हो गया, क्या हो गया? भास्कर हो गया। आदित्य हो गया, क्या हो गया? आदित्य भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। रवि हो गया, हंस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे शब्द यहां पे मैंने आपको पर्यायवाची के बता दिए, जो कि किससे संबंधित है? भैया ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य, रवि, हंस, पतंग भी किसके पर्यायवाची हैं? भैया ये सब जो है ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का, उसी समय का ये व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल? तो भैया इसको जान लो, जो तत्कालीन शब्द है, तत्कालीन, उसी समय का, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसको हम तत्कालीन बोलते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। सब समझ में आया? जबकि अगर यहां पे तत्सम की बात करें तो भैया तत्सम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। भैया संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न आपका था उसी समय का के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो तत्कालीन होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। भैया रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प सही भरा जा सकता है? गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवरा व्यक्ति या दुहाती व्यक्ति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ग्रामीण व्यक्ति। क्या होगा? ग्रामीण व्यक्ति। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उन्हें ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। गंवार तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि गांव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। हम लोग भी तो गांव देहात से ही निकल करके बाहर आए हैं, तो हम लोग क्या गंवार हैं क्या? नहीं, हाँ हम लोग ग्रामीण हैं। तो ग्रामीण व्यक्ति कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कौन सा कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? निहार है, साकेत है, कामायनी है या प्रिय प्रवास है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा निहार। बिल्कुल, महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना है? निहार। निहार जो है ये महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य कृति है। ध्यान रखिएगा, निहार जो है ये प्रथम काव्य कृति है। किसकी? किसकी भैया, किसकी? तो भैया महादेवी वर्मा जी की। किसकी? महादेवी वर्मा जी की निहार जो है ये प्रथम काव्य कृति है। और अगर अन्य कृतियों की बात करें तो जैसे यामा हो गया, रश्मि हो गया, संध्या गीत हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, दीप शिखा हो गया या सप्तपर्णा हो गया, ये सभी क्या है? यामा के अलावा क्या बताया? रश्मि, नीरजा, ठीक है, रश्मि या नीरजा, ये सभी क्या है? ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, निहार महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य कृति है, जबकि अन्य कृतियों में यामा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र जैसे जो दीप शिखा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगर हम बात करें साकेत, तो साकेत भैया मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कामायनी किसकी है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। किसकी? बिल्कुल एक एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम होगा। तो निहार हो गया महादेवी वर्मा जी की, साकेत हो गया मैथिली शरण गुप्त का, कामायनी हो गया जयशंकर प्रसाद जी का, और प्रिय प्रवास जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। समझ में आया? फिलहाल यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? तो ये आपका सही हो जाने वाला है कौन सा? निहार, मतलब ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो हैं भैया कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मतलब ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं? 4 विशेषण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, गुणवाचक विशेषण ये पहला विशेषण होता है। अब दूसरे विशेषण की बात करें तो भैया दूसरा विशेषण जो होता है वह होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, दूसरा होता है संख्यावाचक। तीसरा होता है परिमाणवाचक। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण, ये होता है तीसरा भेद। और चौथा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? तो भैया यहां पे अव्यय कौन सा है? तथा होगा। अब लेकिन अव्यय होता क्या है? अव्यय होता क्या है तो ये तो जान ले। तो भैया हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूं, हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? जैसे तथा, ठीक है, ये क्या है? ये आपका अव्यय है। जब, तब, ठीक है, जैसे जब हो गया, तब हो गया, ठीक है, या किंतु हो गया, जब हो गया, तब हो गया, या किंतु हो गया, या परंतु, लेकिन, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे परंतु हो गया, लेकिन हो गया, ठीक है, धीरे धीरे हो गया, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? भैया ये सभी हमारे अव्यय शब्द हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में समास क्या है? तो भैया राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अब देखिए, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र,
किसका? राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। और राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है इसमें उत्तर पद, कौन सा पद? उत्तर पद जो होता है, यह उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से दंत ध्वनि क्या है? भैया दंत ध्वनि खा है, चा है, ला है या फा है? तो जान लीजिए जो दंत ध्वनि है वह ला वाला होगा, मतलब ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल ला आपका, ला क्या है? ये दंत ध्वनि है। ता, था, ठीक है, ता हो गया आपका, था हो गया आपका, दा हो गया, ठीक है, धा, ना, सा, धा हो गया, ना हो गया, सा हो गया। ये सभी शब्द हमारे ये सभी हमारे वर्ण, ये सभी ध्वनियां जो है ये दंत ध्वनि कहलाती है। ला, ता, था, दा, धा, ना, सा, ये दंत ध्वनि है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हो सकता है परीक्षा में इसके अलावा, ला के अलावा कोई और दूसरा शब्द यहां पे दूसरा अक्षर ला के रख दिया जाए तो आपको उसमें देखना होगा। तो ये जरूर नोट कर लीजिए, जरूर नोट बना। और जब भी इस क्लास को देखिए नोट्स बनाइए। एक बार आप पहले वीडियो को देखिए और अगेन आप जब फिर से देखें वीडियो तब आप नोट्स बनाएं। 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो गारंटी है कि आपको पूरी तरीके से मैटर्स समझ में आने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, जायसी की, सूरदास की या तुलसीदास जी की? तो देखिए पद्मावत जो है ये किसकी रचना है? तो ये जायसी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब देखिए कौन कौन सी भैया पद्मावत किसकी रचना है? तो जान गए हम जायसी की है। अब कौन कौन सी जायसी की रचना और है पद्मावत के अलावा? तो पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया। कौन सा? अखरावट। अखरावट भी किसकी रचना है? ये भी जो है जायसी की है। आखिरी कलाम ये भी जायसी की, आखिरी कलाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी नोट्स जो है नोट्स बनाइए इसके लिए। कन्हावत भी किसका है? कन्हावत जो है भी जायसी जी की रचना। चित्ररेखा, चित्ररेखा और कहरनामा ये किसकी रचना है? तो ये जायसी जी की रचना है। जबकि कबीरदास की रचना जो है वो बीजक है। क्या है? बीजक है। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या भ्रमर गीत, ये सभी सूरदास की रचना है। और अगर हम तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो भैया रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। फिलहाल प्रश्न आपसे किया गया था पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी जी की रचना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पसीना ज्यादा है, 1 मिनट समय दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द, यहां पे देखिए रेखांकित करना भूल गए, आजीवन पे होना चाहिए। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो आजीवन शब्द जो है इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा विकल्प जो है सही होगा? देखिए आप सभी उत्तर देने का भरपूर प्रयास किया करिए। जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो खुद को कैसे जांच पाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट किया करें कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है, इसका भैया राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो आजीवन में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास होता क्या है? जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो अर्थात प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और आजीवन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महौषध। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें पहला वाला जो विकल्प है महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, यही इसका संधि विच्छेद होगा। और ये कौन सी संधि है भैया? ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और महौषध का जो है संधि विच्छेद महा प्लस औषध होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी या सुमित्रा नंदन पंत? तो अभी आपको बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? ये कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो भैया कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, आंसू, झरना, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार और करुणालय जैसे जो है रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी ने हम पाठकों को दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन से हैं? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा? तो देखिए जो अचरज है, जो अचरज यहां लिखा है, यही इसका क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम आश्चर्य होगा। क्या होगा? आश्चर्य होगा। ये आपका हो जाएगा तत्सम। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें अचरज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में प्रत्यय क्या है? वट, अट, अवट या आवट? तो इसका भैया जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल आवट। आवट जो है वो क्या है? लिखावट में आवट प्रत्यय है। अब अगर हम और कुछ जो है प्रत्यय की बात करें जिसमें आवट आया हो, तो जैसे लिखावट में आवट आया है, ऐसे आपका सजावट, जैसे रुकावट, जैसे थकावट, जैसे दिखावट, जैसे बनावट, ये सभी क्या है? इस सब में आवट शब्द जो है वो प्रत्यय के रूप में यूज हुआ है। यहां पे ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण या वधु? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। बिल्कुल घोड़ा जो है नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, वधु नहीं होगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो भैया प्राण। देखो लड़का का तो लड़के होता है, घोड़ा का तो घोड़े होता है, वधु का तो वधुएं होती हैं, लेकिन प्राण का प्राणी होता है? नहीं होता है। तो प्राण जो है उस जो सदा बहुवचन में ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। जो है विकल्प मतलब सी फॉर कन्नड़ इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना या कहना? तो भैया पहले तो ये जान लें कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये होता क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं काम ना करे, दूसरों को प्रेरित करे उस काम के लिए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक धातु में प्रत्यय लगाने से जो बनती है क्रिया उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और मूल धातु में ध्यान रखिएगा, मूल धातु में आना एवं बाना जोड़ने से, मूल धातु में आना एवं वाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम जो है प्रेरणार्थक क्रिया एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। अब देखिए मूल धातु में क्या जोड़ा जाएगा? भैया मूल धातु में हम जोड़ते हैं किस चीज को बताया गया? आना और वाना। जैसे मूल धातु हो गया आपका सुनना, मूल धातु हो गया सपोज दैट एक शब्द है सुनना, तो इसका जो प्रथम प्रेरणार्थक शब्द होगा, प्रथम प्रेरणार्थक शब्द क्या होगा भैया? प्रथम प्रेरणार्थक शब्द जो होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ना? देखिए आना तो सुनाना, प्रथम क्या हो जाएगा? सुनाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा बताइए? आप सभी बता सकते हैं।
देखिए मूल धातु में आना और वाना जोड़ा जाता है, तो एक में सुनना में आना जोड़ा सुनाना हो गया, और वाना सुनवाना, क्या हो जाएगा? सुनवाना। तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक है और ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द है, और ये आपका मूल धातु है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास क्या है? आपको बताना है कि जो सद्भावना शब्द है इसमें कौन सा शब्द आपका क्या है? समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास? तो बताइए आप सभी, सद्भावना शब्द में कौन सा समास होगा? तो भैया सद्भावना शब्द में जो समास होगा वह होगा आपका कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास होगा, मतलब ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। फिर है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन सा है? तो भैया देवता का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुधाकर नहीं होता है, क्योंकि सुधाकर जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? सुधाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची, और कहा जा रहा है देवता का कौन सा पर्यायवाची नहीं, तो भैया सुधाकर जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पद कौन सा है इन चार विकल्पों में? वह काम नहीं करता, इसमें कौन सा शब्द जो है वह है, काम है, नहीं है कि करता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नहीं। बिल्कुल नहीं जो है वो वह काम नहीं करता इस वाक्य में अव्यय पद है। तो ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आज से बहुत ही सिस्टमेटिक और जीके की, मतलब जो जीएस पोर्शन है उसकी भी प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, हिंदी की भी प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, और आपको हिंदी और जीएस का आपको कहीं ना कहीं मैटर भी दिया जाएगा। बिल्कुल मैटर भी दिया जाएगा, और समय के साथ आपको महामैराथन क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लास्ट एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, जो रद्द हो गया था, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न, जी हां, आउट ऑफ 37 मात्र 17-18 दिन मैं पढ़ा पाया था, क्योंकि उस समय ये एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी, और उस दौर में लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके 37 में से प्रश्न आए थे, और वो भी 17 से 18 दिन की पढ़ाई में। तो सोचिए अभी तो मेरे पास महीने भर का समय है, काफी अनुभव भी जुड़ा है, कई सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं। उन प्रैक्टिस सेट को हल्के में लेने का भूल मत करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।